इलाके कुत्तों के होते हैं, शेरों के नहीं। और मैं शेर बन के पूरी दिल्ली में अपना बिजनेस फैलाऊंगा और तू कुत्ता बन के मेरी फेंकी हुई हड्डियां बटोरेगा। तेरा ये बिजनेस अब तेरे से चलने वाला नहीं। तू एक काम कर, तू सौरभ से मिल ले और हमारे यहाँ नौकरी कर ले। शतरंज तो अब खेलनी ही है उन कुत्तों के साथ, और पहली चाल हम चलेंगे। अगर मेरे पति या आपकी पत्नी को हमारे बारे में पता चल गया तो? फिक्र मत कर मेरी जान, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कहीं नींद में बोल दिया तो? मुझे नींद में बात करने की आदत नहीं है। पर मुझे तो है। दिल्ली के एक ठिकाने पर दो लोग दुनिया की नजरों से छुपकर मिल रहे थे। तभी अचानक दो बुलेट सवारों ने गोलियां बरसा दी। शूटर्स उस आदमी की हत्या करके फरार हो चुके थे और पल भर में ही एक खतरनाक वारदात अंजाम ले चुका था। नमस्कार, सावधान इंडिया दिल्ली फाइट्स बैक में मैं मनोज तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। वारदात से पहले उन दोनों की बातचीत से ऐसा जाहिर हो रहा था कि वो नाजायज रिश्ते में थे। यूं तो नाजायज रिश्ते अपराध हैं ही, लेकिन ये कई और भी अपराधों से जुड़ जाते हैं। हैरानी की बात यह थी कि इस शूट आउट में सिर्फ आदमी की ही हत्या हुई। या तो उस औरत को छिपने का मौका मिल गया था, या उन हत्यारों का मकसद सिर्फ उस आदमी को ही मारना था। कई सवाल उठते हैं कि क्या इस वारदात का संबंध उनके नाजायज रिश्ते से था, या ये उस आदमी से निजी दुश्मनी के तहत हुआ। वो आदमी कौन था, उसकी हत्या किसने करवाई और क्यों? इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने के लिए चलते हैं हम कुछ दिन पहले हुई घटनाओं में। हाँ भाई छोटे, गाड़ी आगे लगाइयो कोई साफ सी जगह लेकर। जा ले जा ले जा। अरे नमस्ते जी, नमस्ते। वाह जगदीश भाई, क्या बात है, हर नए ऑफिस के साथ नई नई गाड़ियां हैं जी। अरे भाई सब माता जी की कृपा है। और ये जो नई गाड़ी है ना, ये भी एक तरह की इन्वेस्टमेंट है भाई। अगर कोई पुरानी टूटी फूटी गाड़ी में कोई डील करने जाए तो सामने वाला एजेंट, ब्रोकर, दलाल कुछ भी समझ लेता है, लेकिन बंदा ऐसी गाड़ी में जब डील करने जाता है तो लोग समझते हैं कोई बड़ा प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आया है। भाई ऑफिस भी तो देखो, खतरी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है कि नहीं? अरे दीपक भाई, पूरी दिल्ली में ना जगदीश भाई से अच्छा कोई प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है भी नहीं, ये बात तो माननी पड़ेगी आपको। ओ यार सौरभ। और सौरभ, तेरे जैसा भी तो कोई दूसरा बंदा नहीं है और किसी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के पास। पंडित जी आइए, ऑफिस का मुहूर्त करते हैं। आइए 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 आइए। जयकारा शेरा वाली दा। पंडित जी आप बता रहे थे ना, कोई ऐसा यंत्र होता है जिससे नजर नहीं लगती। आप कल ही लाके यहाँ लगा देना मेरे ऑफिस के बाहर, ठीक है जी? आओ जी, आओ आओ आओ। वाह भाई वाह सौरभ, कमाल कर देता है। और सौरभ यार भाई छा गया तू यार। तो सुन, अब ये ऑफिस तेरी जिम्मेदारी है, तूने संभालना इसे। जगदीश भाई आप सुन, आज ही कोई बढ़िया सा क्लाइंट लेके आ, कोई नया बकरा, और ऑफिस की बोनी करा। है कि नहीं? एक मिनट। हाँ पवन, हाँ सौरभ,
नए ऑफिस की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। अपना काम तो तुम्हें पता ही है, अब तक जैसे करते आए हो वैसे ही आगे भी संभालते रहना। ये भी कोई कहने की बात है रंजना भाभी? जगदीश भाई, बड़े बड़े प्रॉपर्टी एजेंट देखे पर आप जैसा प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। हाँ हाँ, आप जैसा प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कोई ना जी। पर हमारे इलाके में आपने ऑफिस खोल के अच्छा किया जी, अच्छा किया। लेकिन भाई बिजनेस आप अपने इलाके का ही करना। अरे पवन, इलाके कुत्तों के होते हैं, शेरों के नहीं। और मैं शेर बन के पूरी दिल्ली में अपना बिजनेस फैलाऊंगा और तू कुत्ता बन के मेरी फेंकी हुई हड्डियां बटोरेगा, समझा? कुत्ते निकल। मैडम जी, 308 नंबर वाली कोठी जो किराए पे चढ़ी थी ना, उसका किराएदार एग्रीमेंट पूरा होने से पहले ही खाली कर रहा है। क्या कहा? 308। और सुनना, कोई ऐसी खबर ला के दे मुझे जिससे जगदीश भाई मुझसे खुश हो जाए। अरे मैडम, वो जो अपने सामने वाली बिल्डिंग में बुढ़िया रहती है ना, वो जल्दी भगवान को प्यारी होने वाली है। अरे क्या ये फालतू की बात कर रही है? सुनना, कुछ काम की बात बता। वही तो बता रही हूँ मैडम, वो बुढ़िया के मरते ही उसका यूएसए वाला बेटा बेच देगा वो फ्लैट। आपको पता है मैडम, जो बुढ़िया है ना, सारा दिन खिड़की के पास बैठी रहती है और हमारी वाली बिल्डिंग में झांकती रहती है। कल तो वो बता रही थी कि हमारी बिल्डिंग के एक फ्लैट में एक औरत का किसी और आदमी के साथ चक्कर चल रहा है। अच्छा, अनीता, वो अपने साकेत वाला जो नया ऑफिस है उसकी चाबी कहाँ पर है? वो तो जगदीश भाई के घर पर ही है। ठीक है, मैं उनके घर जाकर ले लेता हूँ। वो जगदीश भाई चले गए? वो इस टाइम तक मंदिर चले जाते हैं, पता तो है तुम्हें? एक्चुअली मैं वो ऑफिस की चाबी लेने आया था। सिर्फ चाबी लेने ही आए हो? अब तुम शर्माना छोड़ दो, आओ आके बैठ जाओ, मैं अभी चाबी लेकर आती हूँ। वो बुढ़िया है ना, सारा दिन खिड़की के पास बैठी रहती है और हमारी वाली बिल्डिंग में झांकती रहती है। और कल तो वो बता रही थी कि हमारी बिल्डिंग के एक फ्लैट में एक औरत का किसी और आदमी के साथ चक्कर चल रहा है। अरे तू टेंशन मत ले, सारा अरेंजमेंट कर दिया मैंने। हाँ, डॉक्यूमेंट सारे बराबर हैं। हाँ हाँ, आप संडे को आ जाइए, मैं पार्टी को बुला लेता हूँ। हाँ, पेपर्स दिखा देता हूँ। जी जी संजीव भाई, ओके ओके, थैंक यू सो मच। जगदीश भाई आप? हाँ भाई सौरभ, ये तिलक है, रंजना का भाई। अच्छा सुन, अब ये यहाँ ऑफिस में तेरा असिस्टेंट बनके काम करेगा और जैसे मैंने तेरे को काम सिखाया ना, तो इस मुंडे को ट्रेन करेगा। क्यों नहीं जगदीश भाई, बिल्कुल। कुत्ता नंबर 2। हाँ बोल। हाँ जगदीश प्रा, आपकी दारू पीने के बाद आपसे एक सच्चे दिल की बात कहना चाहता हूँ, एक प्रा के वास्ते। हैं जी, अगर आप इजाजत दें तो। हाँ बोल बोल। तो जी, मैं मानता हूं कि आप एक शेर दिल इंसान हैं इस बिजनेस के, लेकिन अगर आप
मेरे इलाके में आगे पंजा मारेंगे हैं जी, तो मैं अपना पेट भरने किधर जाऊंगा? सौरभ, ये पेपर्स ठीक है, ये प्रॉपर्टी खरीद लेंगे हम। हाँ भाई दीपक, मैंने तेरी पूरी बकवास सुन ली है, अब तू मेरी बात ध्यान से सुन। तेरा ये बिजनेस अब तेरे से चलने वाला नहीं। तू एक काम कर, तू सौरभ से मिल ले और हमारे यहाँ नौकरी कर ले। सौरभ का असिस्टेंट बन जा, नौकरी में रख लेगा। आज सुबह बुढ़िया बता रही थी कि कल उसने सीन देख लिया, और पता है इस बिल्डिंग में जो औरत रहती है ना, उसके हस्बैंड के जाते ही एक आदमी आया। अच्छा, और फिर क्या, फिल्म शुरू, खूब चुम्मा चाटी हुई दोनों के बीच। सुन, कोई काम की बात हो ना तो यहाँ बताया कर, फालतू की बात में क्या करें यहाँ पर। जा एक कप चाय बना कर ला। अरे सौरभ, रहने देना, देखना कितना मजा आ रहा था। वैसे सौरभ, एक बात बता, उस बुढ़िया के सामने वाली बिल्डिंग, यानी कि हमारी बिल्डिंग में उस बुढ़िया के फ्लैट के ठीक सामने वाला फ्लैट तो जगदीश भाई का है ना? तुम्हारा कहने का यह मतलब है कि जगदीश भाई की बीवी मतलब रंजना भाभी जगदीश भाई के घर से बाहर जाने के बाद उनके घर में कोई पराया आदमी आता है? बताऊं जगदीश भाई को मैं? नहीं सौरभ, सॉरी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। देखो एक बात समझ लो, जिस घर में बुढ़िया रहती है ना, उसके घर से, उसकी खिड़की से 3 माले से लेकर 7 माले तक सब कुछ दिखाई देता होगा। अब काम वाली को क्या पता कि वो किसकी बात कर रही है? अरे उस बुढ़िया को नहीं पता होगा। चलो ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं ना काम वाली को बोलती हूँ कि कल खुद ही जाकर देखे कि किसके घर में ये फिल्मी सीन चल रहा है। तुम काम वाली को, मैं जगदीश भाई को बोल के तुम दोनों को नौकरी से बाहर निकाल देता हूँ। फिर तुम दोनों उस घर में बैठकर सामने वाले घर में क्या चल रहा है उसकी फिल्म बनाते रहना। नहीं सौरभ, नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मेरे कहने का मतलब ये सब नहीं था। अच्छा ठीक है, आज के बाद ना मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूँगी किसी से भी। और सुन, तू ना जगदीश भाई से इस बारे में कुछ मत कहियो प्लीज़। इस बिल्डिंग में जो औरत रहती है ना, उसके हस्बैंड के जाते ही एक आदमी आया। तुम दोनों? हाँ हम दोनों। वो कहावत तो तुमने सुनी होगी, कुआं प्यासे के पास खुद चल के नहीं आता, पर हम फिर भी तेरे पास चले आए। मतलब? भाई सौरभ, बात यह है, मैं हमेशा सोचा करता था कि तू मेरा भरा है, और मैं आज ये सोच के बड़ा खुश हूं कि मैं हमेशा सही सोचा करता था। और तू बंदा ही बड़ा कम का है यार। जगदीश भाई आप। ओए नंदिनी, तू वाकई बड़ी खुशकिस्मत है कि तेरे को सौरभ जैसा घर वाला मिला। भाई बंदा ही बड़ा गुड है, वेरी गुड है। जगदीश भाई, मेरे पास पवन और दीपक आए थे। जगदीश भाई तो हमें कुत्ता समझता है, कुत्ता। उनकी नौकरी को लात मार और हमसे हाथ मिला ले, पार्टनरशिप कर ले हमसे। तुम दोनों ने सोच भी कैसे लिया कि मैं जगदीश भाई को धोखा दूंगा? हाँ? अब काम की गल सुन, तू उन कुत्तों का ऑफर कबूल कर ले। जगदीश भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं? ओए बहस मत कर सौरभ, बहस मत कर। तू बस उनका ऑफर कबूल कर और उनके बीच में रह के मेरे लिए काम कर। उनके सारे क्लाइंट्स की जानकारी पता कर ताकि हम उन्हें अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर सकें। उन कुत्तों को इतना खोखला कर दे
कि वो बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करे। जगदीश भाई आप तो अच्छी तरह जगदीश भाई मेरे से ये सब नहीं होगा, प्लीज। कैसे नहीं होगा यार, तो तू भरा है मेरा। सुन भाई, इतना बड़ा ऑफिस बनाया तेरे लिए, भाई ऑफिस चलाना है कि नहीं? जी। अब बंद भी करो आप ये बिजनेस की बातें। बोल कर लाए थे कि हम साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, और यहाँ भी बिजनेस चालू है तुम दोनों का। अच्छा, टाइम स्पेंड नहीं हो रहा तो फिर कबड्डी खेले? नहीं, कबड्डी नहीं, आप दोनों तो बस शतरंज खेलिए, और मैं और नंदिनी मक्खियां मार लेते हैं यहाँ बैठकर। ओए रंजना, शतरंज तो अब खेलनी ही है उन कुत्तों के साथ, और पहली चाल हम चलेंगे। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं आप? वो सामने वाली बिल्डिंग में उस औरत को देख रही हो? मेरे ऑफिस में जो काम वाली है, इसके यहाँ काम करती है। वो बता रही थी कि इस बुढ़िया ने अपनी बिल्डिंग में किसी औरत को उसके पति के जाने के बाद किसी और आदमी के साथ देखा। मुझे ऑफिस जाना होगा। ओए, इसे धोखा देना नहीं कहते कोंचू, इसे बिजनेस कहते हैं, बिजनेस। समझाई गल? ओए सौरभ, गल सुन, मैंने ना प्लान में थोड़ा चेंज किया है, तो एक काम कर, तू अपनी बजाय तिलक को वहां भेज दे उनके पास, और उन कुत्तों को फोन करके कह कि अगर तू डायरेक्टली उनसे हाथ मिलाएगा तो मेरे को शक हो सकता है। गल आई समझ में? और हाँ तिलक सुन, तू वहां जा और उनकी हर गल पे नजर रख। वो किसको प्लॉट बेचते हैं, किससे प्लॉट खरीदते हैं, एक एक इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे, ठीक है? दिल्ली जैसे महानगरों में तरक्की के साथ साथ बहुत चीजें महंगी हुई हैं, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा कुछ महंगा हुआ है तो जमीन। इसी कारण से रियल एस्टेट का बिजनेस बड़े शहरों में बहुत बढ़ गया है। ऐसे ही एक रियल एस्टेट कंपनी का मालिक था जगदीश खत्री, जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही थी उसकी इच्छाएं, जिनकी पूर्ति के लिए वो किसी भी हद तक गिरने को तैयार था। अपने रियल एस्टेट के प्रतियोगियों को खत्म करने के लिए जगदीश खत्री ने बहुत खतरनाक चाल चली, और इसमें उसने अपने साले तिलक को भी मिला लिया। क्या अंजाम होने वाला था इस गला काट कंपटीशन का? जगदीश के साथ काम करने वाले एजेंट सौरभ की बिल्डिंग में मिलने वाले आदमी औरत कौन थे? यहां हर आदमी एक दूसरे को धोखा दे रहा है। हाँ तो मेरी घूंघट वाली रानी, तो घूंघट हटा दे। इस बुढ़िया ने अपनी बिल्डिंग में किसी औरत को उसके पति के जाने के बाद किसी और आदमी के साथ देखा। अरे वाह, ये हुई ना बात। ये जगह ठीक है। अब ये बता, इतनी इमरजेंसी में मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सामने वाली बिल्डिंग में जो बुढ़िया रहती है ना,
उसने हम दोनों को देख लिया है, इसलिए हम घर पे नहीं मिल सकते। ओहो, और तेरे से मिले बिना रह भी नहीं सकते। एक काम करते हैं, अपने फार्म हाउस चलते हैं। ठीक, चल। किस मत करो, शराब की बदबू आती है। मैंने तो कहा था थोड़ी सी तू भी पी ले, क्योंकि पीने के बाद प्यार का मजा ही बढ़ जाता है। अगर मेरे पति या आपकी पत्नी को हमारे बारे में पता चल गया तो? कैसे पता चलेगा? ना तू बताने वाली है और ना ही मैं। कहीं नींद में बोल दिया तो? मुझे नींद में बोलने की आदत नहीं है। पर मुझे तो है। चल निकल, भाग, चल। कौन पिस्टल से हुआ है? दुबे, अंदर चेक करो। यस सर। दुपट्टा, इसका मतलब यहां कोई औरत थी जब खून हुआ। दुबे जी सर। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और उसकी फैमिली को इत्तला करो, और साथ में मुझे वो चौकीदार भी चाहिए जिसने हमें फोन किया था। जल्दी। यस सर। सच बोल रहा तू कि तूने सिर्फ गोलियों की आवाज सुनी और कुछ नहीं देखा? हाँ साहब, मैंने कुछ नहीं देखा। चल जाओ और अपने मालिक के बगिया में पानी दे। चल। रंजना जी, क्या कल आप अपने पति के साथ फार्म हाउस गई थी? जी नहीं। अच्छा, क्या आप जानती थी कि आपके पति का किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर चल रहा था? नहीं। सौरभ जी, भाई तू तो बड़ा क्लोज था जगदीश के, तू तो इस चक्कर के बारे में पक्का जानता होगा। सर, जगदीश भाई का किसी औरत के साथ चक्कर मान नहीं सकता सर, नहीं हो सकता। और हम तो जानते हैं कि जिस समय जगदीश का खून हुआ उस समय फार्म हाउस पर एक औरत मौजूद थी, और मुझे अब तीनों के मुंह से सुनना है कि आप तीनों को किस पर शक है।
कि जगदीश को कौन मार सकता है? सर मेरे हिसाब से तो पवन और दीपक हो सकते हैं, क्योंकि जगदीश भाई के बिजनेस की वजह से उन दोनों को काफी नुकसान हो रहा था। जहां तक मेरा अनुमान है सर, यही दोनों मार सकते हैं उन्हें। मार्केट में बिजनेस करने उतरे हैं जी, खून खराबा करने नहीं। इंस्पेक्टर साहब, हम ठहरे बाल बच्चेदार आदमी, ऐसा करके हमें अपने बच्चों को अनाथ थोड़ी बनाना है जी। दिल्ली के प्रॉपर्टी डीलर्स के बीच जो कुत्ते बिल्ली की लड़ाई है ना, वो मैंने सुनी भी है और देखी भी है। ये मेरे पास तुम दोनों के खिलाफ कोई सबूत आया, समझ लेना। फोन नंबर की डिटेल से तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे हमें कोई क्लू मिले। वो औरत जो मर्डर वाले दिन उस फार्म हाउस में मौजूद थी, हमें किसी भी सूरत में चाहिए, समझे? साहब हमें पता चला है कि तिलक जगदीश का साला है और जगदीश की मौत से पहले वो दीपक और पवन के साथ रहता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि साला जीजा की पीठ के पीछे खंजर भौंक रहा था? उठा के ला उसे जल्दी। जी साहब। साहब, जीआई ने दीपक और पवन की निगरानी के लिए मुझे रखा था ताकि मैं दोनों के क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन जीआई तक दे सकूं। मतलब कि जिज्जा ने साड़े को दिमाग बना के बेचा था, हैं? मतलब साड़ा जानता था कि जिज्जा का किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर चल रहा है, जानता था ना? बोल वरना मुर्गा बनाऊंगा। नहीं साहब, मुझे उसी दिन उस औरत के बारे में पता पड़ा जिस दिन जीआई का मर्डर हुआ था। वो औरत कौन थी? साहब, जब जीआई की गाड़ी आकर रोड पर रुकी तो मैं जीआई की गाड़ी को देखने लगा और उसमें जो औरत बैठी उसने अपना मुंह ढक रखा था, इसलिए मैं ठीक से देख नहीं पाया। हेलो। हाँ दीदी, जीआई किसी औरत के साथ में गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। क्या? कौन है वो? हाँ दीदी, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तू अभी उनकी कार का पीछा कर और मुझे बता कौन है वो, और ये भी बता कि कहाँ गए हैं दोनों। हाँ ठीक है दी। मैं बाइक से उसके पीछे गया मगर कार बहुत स्पीड में थी इसलिए मैं पीछा नहीं कर पाया साहब। सच बोल रहा तू? हाँ साहब, सच बोल रहा हूँ। जगदीश को मरे 2 दिन हो गए थे और पुलिस हत्या की जांच में जुटी हुई थी। पुलिस के शक की सुई जगदीश की पत्नी, उसके साले तिलक, उसके साथ काम करने वाले सौरभ और उसके बिजनेस राइवल पवन और दीपक के तरफ घूम रही थी, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। और अभी तक यह भी नहीं पता चल पाया था कि जगदीश के साथ वारदात के दिन फार्म हाउस में जो महिला थी वो कौन थी। मिसेस रंजना जगदीश खत्री, मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो उस औरत के बारे में उसी दिन पता चला था इंस्पेक्टर साहब, और मुझे तो तब कंफर्म भी नहीं था कि क्या वाकई में मेरे पति का उस औरत के साथ कोई चक्कर चल रहा है या फिर ये मेरे भाई की गलतफहमी है। और अपने साथ किसी को गाड़ी में बिठा लेने का मतलब ये तो नहीं है कि उसका उसके साथ चक्कर चल रहा है। और दूसरी बात, अगर मुझे तब यकीन हो भी जाता तब भी इतनी फुर्ती में मुझ जैसी घरेलू औरत पिस्तौल लेके क्या किसी का मर्डर प्लान कर सकती है क्या? आप बताइए। आप हत्यारों की जांच पड़ताल करने के बजाय आप मुझ जैसी औरत पर शक कर रहे हैं जिसने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। और तू बता क्या चल रहा है? मैडम जी, मुझे ये बताइए कि आपके अलावा इस ऑफिस में और कौन कौन है? जी सर, फिलहाल तो मैं ही हूँ और सौरभ सर आते हैं सुबह सुबह पूजा करने के लिए। उसके बाद वो अपने साकेत वाले ऑफिस में चले जाते हैं। अच्छा, जगदीश भाई इसी ऑफिस में बैठते थे या फिर नए ऑफिस में?
जी जगदीश भाई तो इसी ऑफिस में बैठा करते थे। अच्छा, आपने कभी किसी ऐसी औरत को देखा जो जगदीश भाई को मिलने आती हो? नहीं सर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मतलब आपको इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि आपके जगदीश भाई का किसी औरत के साथ चक्कर चल रहा था? नहीं सर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ सर, हमारे सामने वाली बिल्डिंग में एक बुढ़िया रहती है जो हर समय इसी बिल्डिंग को देखा करती है और उसे इस बिल्डिंग में हर किसी के बारे में कुछ ना कुछ ऐसा पता है जो यहाँ हम में से किसी को नहीं पता। सर आप उस बुढ़िया के पास जाइए, वो जरूर कुछ ऐसा जानती होगी जो हमें नहीं पता। ओके, ठीक है। मैंने आप ये बताओ कि इन तीनों में से उस घर में आपने किस पराया आदमी और किस पराई औरत को देखा था वो सब करते हुए? यही है वो बदचलन जो गैर मर्दों के साथ वो सब करती रहती है। वो गैर मर्द कहीं ये था? हाँ, यही था वो। सर, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर। जगदीश को मारा, बोल दिया कि नहीं? मैंने उन्हें नहीं मारा। मैं मानती हूँ कि मेरा उनके साथ अफेयर था, लेकिन मैंने उन्हें नहीं मारा उन्हें। तो फिर उसको किसने मारा? बोल। जब जगदीश की मौत हुई तो उसके साथ थी। की मौत होती हो तो बच जाती है। कैसे? बता मुझे, चल। मैं वही थी, लेकिन मेरी किस्मत से मैं बच गई। जब वो लोग जगदीश को मारने आए, उस वक्त मैं बाथरूम में थी। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने जगदीश को नहीं मारा। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं पता, कुछ नहीं। अच्छा, तो तू अब सच बोल रही है? तो ये सच तूने पहले क्यों नहीं बोला? मैं बहुत डर गई थी। अगर मेरे पति को पता चल जाता तो वो मेरे बारे में क्या सोचते। बहुत मारा उसे, पर बार बार एक ही कहानी सुना रही है। सर क्या लगता है वो सच बोल रही है? 27 तारीख 3 बजे लगभग इसी टाइम पे तो जगदीश का खून हुआ था ना, और इसी टाइम पे नंदिनी को इस नंबर से मिस कॉल आती है। और गौर करने की बात यह है कि ना ही नंदिनी ने इस नंबर पे कॉल बैक किया और ना ही इस नंबर से कभी दोबारा नंदिनी को कॉल आया है। कुछ गड़बड़, कुछ तो गड़बड़ है। वो मैडम सच ना बोल रही, सच का पता हम लगाएंगे। हेलो, आपका फोन नंबर लकी ड्रॉ में जीत गया है। अरे कोई लक्की वक्की ना सुनना मैंने। आपने जज जैक्सन सिनेमा के 2 फ्री टिकट जीते हैं। फ्री? सर आप साकेत के एमपी फोन स्टोर से अपना टिकट कलेक्ट कर सकते हैं। ये आज शाम को 6 बजे का शो है। ठीक है, मैं कलेक्ट कर लूंगा। अगर आपको पता ढूंढने में परेशानी हो तो इस नंबर पे फोन कीजिए। नंबर लिखिए 9680। बहुत देर हो चुकी है, पता नहीं कब आएगा वो। रोकना यार, मैं तुझे बोल रहा हूँ। देख, किसी ने कबूतर बनाया तेरा। ना ही तो कोई एम्प्टी स्टोर मिल रहा है यहाँ पे, और ना ही कोई फिल्म के टिकट। अरे राजधानी एक्सप्रेस रुकेगा 1 मिनट।
फोन आया उठा उठा उठा। हाँ जी बोलिए। जी वो हम फोन स्टोर ढूंढ रहे थे, फिल्म की टिकट लेनी थी ना, आपने बुलाया था। अच्छा बताइए आप अभी कहाँ, मैं आपको डायरेक्शन बताती हूँ। अभी मैं छोले कुलचे वाले के पास ही खड़ा हूँ। छोले कुलचे वाले के पास? हाँ जी, ये छोले कुलचे वाले के पास ही खड़े हैं। चल पढ़। बता, जगदीश को किसने मरवाया? हम लोग पवन प्रॉपर्टी डीलर के लिए काम करते हैं साहब जी। जो किसी के पैसे निकलवाने हो, जो किसी का घर खाली करवाना हो साहब जी, तो वो हमें बोलता था साहब जी। उसी ने बोला था कि जगदीश खत्री छतरपुर रोड वाले फार्म हाउस में है, वही उसे मारो घुस के। अच्छा, तो सौरभ की बीवी नंदिनी को फोन क्यों किया? बोल। नहीं साहब जी, साहब हम किसी सौरभ नंदिनी को नहीं जानते साहब। अच्छा, जगदीश की मौत से 2 मिनट पहले तुमने फोन किया था ना? हाँ, वो पवन नहीं बोला था। फार्म हाउस में जाके इस नंबर पे फोन करना और उसके 2 मिनट बाद अंदर जाके जगदीश को मार देना। अच्छा, और तूने मर्डर कर दिया है? कर दिया। जगदीश खत्री के हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में थे, लेकिन ये शूटर सिर्फ किराए के टट्टू होते हैं। असली अपराधी तो कोई और होता है। इस मामले में जगदीश के बिजनेस राइवल पवन का नाम सामने आया था और पुलिस को पवन की तलाश थी। वही पवन जिसके इशारे पे शूट आउट को अंजाम दिया गया था। लेकिन क्या इस शूट आउट का मास्टरमाइंड पवन ही था या इसके पीछे कोई और भी था? फिलहाल सौरभ की पत्नी नंदिनी पुलिस की गिरफ्त में थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। या तो उसे कुछ पता नहीं था या तो वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। नंदिनी, तेरा खेल खत्म। हमने उन शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है और साथ में उस पवन को भी। और पवन ने हमें बताया है कि ये जो सब कुछ हुआ है उसका मास्टरमाइंड तू है। तूने कैसे जगदीश को अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर उसे मरवा दिया। अब पवन तो बच जाएगा, सजा कम होगी उसे, क्योंकि वो सरकारी गवाह बन चुका है। लेकिन तुझे नंदिनी फांसी होगी। ये मेरा प्लान अकेले अकेले का प्लान नहीं था है? अच्छा तो चलो फिर भाई दूसरे का नाम भी बता दो। अब नंदिनी तुम चाहे बताओ चाहे ना बताओ, और फांसी भी तुम्हें ही होगी। ये प्लान मेरे अकेले का नहीं था। ये प्लान मेरे पति सौरभ का था। मैंने सिर्फ उनका साथ दिया। सौरभ का है वो सामने। क्या कर रहे हैं आप? ये क्या बदतमीजी है? छोड़िए मुझे। कुत्ता भी अपने मालिक के वफादार होता है, और तू इतना गिर चुका है कि तूने अपनी बीवी के साथ मिलकर अपने ही मालिक के साथ गद्दारी की। 10 साल से मैं जगदीश का बिजनेस संभाल रहा था और उसने मुझे क्या दिया? ठेले भर की सैलरी। जब 1 साल पहले मैंने शादी की तो मेरी बीवी पर भी उसने बुरी नजर डालनी शुरू कर दी। सौरभ, आपके बॉस जब देखो ऊपर आके बैठ जाते हैं। मुझे पता है नंदिनी, सब कुछ जानता हूं, लेकिन अगर बड़ा आदमी बनना है ना तो तुम्हें उसे अपने प्यार में फंसाना होगा।
और इस तरह फंसाना होगा कि वो जिंदगी भर तुम्हारा पल्लू पकड़ के घूमे, ताकि धीरे धीरे हम दोनों मिलकर उसके बिजनेस पर कब्जा कर लें। चालाक था जगदीश, मुझे नौकर बनाकर रखा, मुझे भी यूज किया, मेरी बीवी को भी यूज किया, और जब मैंने उससे पार्टनरशिप की बात की तो मुझे कुत्ता बनाकर धुतकार दिया उसने। जगदीश भाई, आपसे एक बात करनी थी। बोल। क्या ऐसा हो सकता है कि अपने बिजनेस में मुझे वर्किंग पार्टनर बना लें? देखिए, मुझे सैलरी नहीं चाहिए, आपका जो भी मुनाफा होगा ना उसका मुझे 30-40% जो भी आपकी मर्जी होगी। कुत्ते, कुत्ता कहीं का औकात देखिए अपनी। मेरा पार्टनर बनेगा, मेरा जगदीश भाई का, मेरी बराबरी करेगा तू? तुझे निकाल दिया ना मैंने तो रोड पे आ जाएगा। उसी वक्त उसने मुझे जता दिया था कि सैलरी से बढ़कर उसके पास मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। सारा काम मैं करता था, वो करोड़ों कमाता था, और मेरे लिए 40,000, सिर्फ 40,000 रुपए हर महीने। फिर दीपक और पवन मेरे पास आए। अरे जगदीश के साथ काम करके तुझे क्या मिलेगा? सिर्फ सैलरी। हम तुझे पार्टनर बना लेंगे, तो मिला हाथ। मैंने उसी वक्त उनसे हाथ मिला लिया, लेकिन जगदीश को शक ना हो इसलिए उसे घुमाने के लिए मैंने झूठ बोला, और उसे लगा कि मैं उसका वफादार हूं। जगदीश एक पक्का खिलाड़ी है, आज नहीं तो कल उसे सब कुछ पता चल जाएगा। अब एक ही रास्ता बचता है, उसे हमेशा के लिए हमारे रास्ते से हटा देते हैं। फिर मैंने नंदिनी के साथ प्लान बनाया और उसे सबसे पहले फार्म हाउस पहुंचाया, और उसके बाद पवन के गुंडों ने उसे मार दिया। इंस्पेक्टर साहब, मैं कभी भी पकड़ा नहीं जाता, लेकिन उस बुढ़िया ने ना मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। पकड़े नहीं जाते। दुबे, इन दोनों के खिलाफ चार्जशीट बनाओ। यस सर। सौरभ ने आखिरकार अपना गुनाह कबूल कर लिया, और इस प्लान में उसका साथ देने वाले दीपक और पवन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जगदीश खत्री वैसे भी तरक्की कर रहा था, लेकिन लालच की कोई हद नहीं होती है। उसने मुनाफा कमाने के लिए धोखा और चालबाजी का सहारा लिया, लेकिन वो भूल गया था कि ऐसा सोचने वाला वो अकेला नहीं है। उसके साथ काम करने वाले सौरभ ने उससे पहले यह चाल चल दी थी। अंजाम यह हुआ कि जगदीश खत्री मारा गया, साथ ही सौरभ और नंदिनी को भी जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। दिल्ली पुलिस ने इस सनसनीखेज शूटआउट का हल निकाल करके बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की थी। अदालत ने सौरभ, दीपक, पवन, सोनू और राजू को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए आईपीसी की धारा 120B, जगदीश खत्री की हत्या करने के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की कड़ी सजा सुनाई। साथ ही सौरभ की पत्नी नंदिनी को साजिश में साथ देने के लिए 2 साल की सजा हुई। कुछ भी हासिल करने के लिए अपराध का रास्ता पकड़ लेना हमेशा महंगा सिद्ध होता है, तो सावधान रहिए उस लालच से जो आपको अपराध से जोड़ता है। मैं आपका मनोज तिवारी अब लेता हूं आपसे विदा। फिर मिलूंगा दिल्ली में जुर्म से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अब बोलती बंद होगी अपराध की, क्योंकि दिल्ली नहीं है किसी के बाप की। सावधान इंडिया, दिल्ली फाइट्स बैक।